अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज हम पीबीएस के अंडर आपकी 12th बॉटनी का लास्ट लेक्चर लेकर आए हैं, दैट इज बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे बच्चों, आपको इसमें से जरूर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आइए इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम एक बार यहां क्लियरली देख लेते हैं। भाई अब ये है हमारा बेटा, जैसे कि आप जानते हैं ये हमारी टीम है, परवाज की टीम है बेटा। तो लिमिटेड ही बंदे इसमें है, ज्यादा कोई है नहीं इधर। अब इधर बताइए आप बेटा, पहले जैसे कि एक एमसीक्यू में पूछूंगा आपको बेटा, आप प्लीज ध्यान से, आपने पढ़ा होगा ये एनसीईआरटी के अंदर। अब एक बार मुझे बताइए बेटा, इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर क्या है। इन इंडिया हाउ मेनी जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस आर प्रेजेंट, है ना। तो क्वेश्चन है बेटा, राइस जो है ओराइजा सटाइवा पोएसी फैमिली का मेंबर है। चलिए वो तो हमारा कंसर्न इधर नहीं है। इंडिया के अंदर जो है, इंडिया के अंदर जब हम देखते हैं जो राइस है, राइस बहुत डाइवर्स तरीके की वैरायटीज यहां देखी जाती है। मतलब राइस की अलग अलग वैरायटीज या स्ट्रेन्स यहां पर देखी जाती है बेटा, अलग अलग स्ट्रेन्स देखी जाती है राइस की। जैसे बेटा और अब सर कितना है, 10,000 स्ट्रेन्स यहां राइस के हैं, 50,000 है, 1 लाख है या 45,000 है। तो मेरा बच्चा आप देख लेना, एनसीईआरटी में दिया गया है ये क्लियरली, यहां पर इसका बी ऑप्शन रहेगा। 50,000 स्ट्रेन्स ऑफ राइस इंडिया के अंदर है, अलग अलग बेटा स्ट्रेन्स है ना। जैसे बासमती है, बाकी बाकी जो है बेटे, तो अलग अलग स्ट्रेन्स है 50,000 इंडिया के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, What happens to the biodiversity when we move from equator towards poles? ये क्वेश्चन क्या है बेटा मेरा, देखो आपको पता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अर्थ जो है भाई, अर्थ को हम एक इमेजिनरी लाइन से कट करते हैं दो इक्वल हेमिस्फीयर्स में, और वो लाइन जो अर्थ को दो इक्वल हेमिस्फीयर्स में कट करती है बेटा, उस लाइन को हम कहते हैं बेटा, शाबाश बेटा, उसको हम कहते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड, है ना, 0 डिग्री लैटिट्यूड, है ना, या जिसको आप इक्वेटर कहते हैं। ठीक है भाई, अब ये जो 0 डिग्री लैटिट्यूड वाला इक्वेटर जिसको आप कहते हैं बेटा मेरा, ये अर्थ को दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। वन इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, है ना, और दूसरा है साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है मेरे बच्चा। अब ये है, देखो यार, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ की ओर जाइए आप, या 23.5 डिग्री साउथ तक आप जाइए, मतलब ये जो पार्ट है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये एरियाज कहलाते ट्रॉपिक्स। क्या कहलाते भाई, मतलब आपने ऐसे भी सुना होगा बेटा, जो एरियाज इक्वेटर के नजदीक आते हैं उनको हम ट्रॉपिक्स कहते हैं। और ये ट्रॉपिक्स दोनों हेमिस्फीयर्स में हमें देखने को मिलते हैं। और ट्रॉपिक्स से दूर जब चले जाते हैं हम बेटा, तो हमें ऐसे ही मिलते हैं सब ट्रॉपिक्स। सब ट्रॉपिक्स मिलते बेटा, क्या मिलते भाई, सब ट्रॉपिक्स, है ना। उसके बाद हमें मिलता है टेम्परेट, सब टेम्परेट, और फाइनली आपको ये पोल मिलेगा जिसको आप नॉर्थ पोल के नाम से जानते हैं। मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, इसी तरीके से यहां साउथ पोल होगा। अब ये अर्थ के अलग अलग, मतलब ना अलग अलग लैटिट्यूड्स के हिसाब से जब हमने डिवाइड किया, कुछ को हम कुछ इक्वेटोरियल रीजन्स में आते हैं, है ना, जो इक्वेटर के कुछ जो इक्वेटर के नजदीक आते हैं वो ट्रॉपिकल रीजन्स कहलाते हैं। उसके ऊपर सब ट्रॉपिक्स आते हैं, उसके ऊपर मेरा बच्चा टेम्परेट, सब टेम्परेट, इसी तरीके से पोलर रीजन्स आ जाते हैं। अगर हम देखेंगे बेटा मेरा, जब हम ट्रॉपिकल इकोसिस्टम्स में जाएंगे, ट्रॉपिकल बायोम्स में जाएंगे, वहां बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। और जितना हम ऊपर ऊपर जाएंगे, यानी कि पोल्स की ओर जाएंगे, यानी कि जब भी हम मूव करेंगे फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल्स, जब भी हम मूव करेंगे कहां से बेटा मेरा, इक्वेटर से लेकर पोल्स तक अगर हम मूव करते हैं बेटा मेरा, तो इसको हम कहते हैं, इक्वेटर से हम पोल्स की ओर जब मूव करते हैं, तो देखा गया है जो बायोडायवर्सिटी है बेटा,
वो कम हो जाती है। What happens to the biodiversity when we move from equator towards poles? Obviously ये बेटा मेरा डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? डिक्रीज। इसके कारण क्या है, ये क्यों हो जाता है ऐसा बेटा, आगे क्वेश्चन में डिटेल में आप तक लाएंगे। डिस्कस लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो अभी मैं बात कर रहा था बेटा इस चीज की, तो यहां पर मैं आपको बताता चलूं। पहले आपको देखना है कि बायोडाइवर्सिटी जो है बेटा, बायोडाइवर्सिटी जो है, it is not uniform on the earth. Biodiversity is not uniformly distributed on earth. Biodiversity is not what? Uniformly. It is not uniformly distributed on earth. है ना बच्चा, ये अर्थ पर क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। मतलब अगर मैं अर्थ ले लूं, इसी वाले स्लाइड पर वापस आ जाऊं बेटे, यानी कि ट्रॉपिक्स में जितनी बायोडाइवर्सिटी है ना, उतनी टेम्परेट में नहीं है या उतनी पोल्स पर नहीं है। कहने का मतलब है भाई, ये नॉन यूनिफॉर्म पैटर्न दिखाती है, यानी कि इसका मतलब है अर्थ के कुछ रीजन्स में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है और कुछ रीजन में बायोडाइवर्सिटी कम है। नॉन यूनिफॉर्म पैटर्न दिखा रही है भाई। अब क्या पैटर्न अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था, when we move from पोल्स, है ना, जब हम when we move from equator, जब हम इक्वेटर से when we move from equator to poles, जब हम इक्वेटर से पोल्स की ओर चले जाते हैं बेटा, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेस, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेस, बायोडाइवर्सिटी मेरा बच्चा डिक्रीज हो जाती है। और इसी डिक्रीज होने को, इसी बायोडाइवर्सिटी के कम होने को हम नाम देते हैं बेटा लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि ग्रेडियंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है, यानी कि कहीं पर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा कहीं पर कम है। इसी को हम कहते हैं मेरा बच्चा, क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं बेटा लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसको हम क्या कहते हैं भाई, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। याद करिए भाई इस लाइन को, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट है बेटा ये आपके लिए। तो इसको लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो बता बेटा मेरा, किसको कहते हैं लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पहले आपने समझा कि अर्थ पर यूनिफॉर्म डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलती है, बायोडाइवर्सिटी यूनिफॉर्म नहीं है। अब एक ट्रेंड दिखाती है मतलब बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जब अगर ये यहां पर फिर से मैं बोलूं आपको, ये मैंने अर्थ बना ली, ये बेटा इक्वेटर है ना, इक्वेटोरियल रीजन है या ये इक्वेटर है। जब हम इक्वेटर से पोल्स की ओर चले जाते हैं, है ना, मतलब बायोडाइवर्सिटी कम हो जाती है, और इसी को कहते हैं लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई डज इट हैपन, ये ऐसा होता क्या है, व्हाट आर रीजंस बिहाइंड इट। तो बहुत सारी चीजें इसके पीछे बेटा कारआमद है। अब क्या क्या है बेटा, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन है इसके लिए। आइए दो तीन आपको उधर बोर्ड में लिखने पड़ेंगे। नंबर वन, रीजंस क्या है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देख मेरा बच्चा, अगर आप यहां पर आपको समझना है कि ये जो इक्वेटर्स है दे आर, या जो ये ट्रॉपिक्स है बेटा, ट्रॉपिक्स जो है बेटे, ट्रॉपिकल इकोसिस्टम जो है या ट्रॉपिकल रीजन जो है, दे आर एवोल्यूशनरी ओल्डर देन द व्हाट वी कॉल्ड एज पोलर वंस। तो मैं यहां पर लिखूंगा जो ट्रॉपिक्स है, ट्रॉपिक्स आर एवोल्यूशनरी ओल्डर, पहला रीजन, compared to the poles या polar regions, compared to the poles। सर क्या मामला है, आप बोलेंगे सर अर्थ तो एक ही दम पर बनी है, एक ही टाइम पर बनी है पूरी अर्थ, तो आप क्यों कह रहे हैं कि जो ट्रॉपिक्स है ये एवोल्यूशनरी ओल्डर है एज कंपेयर टू द पोल्स। इसके पीछे क्या राज, मैं बता दूंगा बेटा। देखो मेरा बच्चा, पास्ट में जब हम अर्थ की हिस्ट्री देखते हैं, पास्ट में जाते हैं बेटे, अर्थ की हिस्ट्री पर जाते हैं भाई, ये जो पोलर एरियाज है, जो पोलर एरियाज है बेटा, दे हैव फ्रीक्वेंटली बीन अंडर ग्लेशिएशंस। यहां पर फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशंस होते हैं बेटे,
फ्रीक्वेंट ग्लाइसिएशंस। सर ये थोड़ा एक्सप्लेन करिए। देखो बेटा, आप जानते हैं यार, ये जो पोल्स है, जब हम इक्वेटर से पोल्स की ओर चले जाते हैं, टेम्परेचर डिप हो जाता है, टेम्परेचर डिक्लाइन हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है टेम्परेचर। अब जब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, सबसे कम टेम्परेचर पोल्स पे देखने को मिलता है, अर्थ के पोल्स पर देखने को मिलता है। अब यहां पर क्या होता है बेटा, ये स्नो कवर्ड होता है, या मैं कहूंगा ये ऑल द टाइम क्या रहता है बेटा, ये स्नो कवर्ड रहता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या कहेंगे बेटा, इस पे बर्फ जमी रहती है ना, फ्रोजन स्टेट में होती है। लेकिन जो ट्रॉपिक्स है, ट्रॉपिक्स में टेम्परेचर अच्छा खासा होता है भाई, प्रेसिपिटेशन यानी कि रेनफॉल अच्छा खासा होता है भाई, जो कि ग्रोथ के लिए है ना बहुत फेवरेबल चीज है। लेकिन यहां फ्रीक्वेंट ग्लाइसेशन रही है बेटा पास्ट में, तो यहां जो अगर आप कहेंगे ना फेवरेबल टाइम, वो कम मिला है। देखो यार, अब अगर फेवरेबल टाइम कम मिला है, इसका मतलब है एवोल्यूशन भी कम हुआ होगा। देखो यार, यहां पर मैं कह सकता हूं ये जो है एवोल्यूशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये किसका फंक्शन है भाई, टाइम। अब पोल्स में एवोल्यूशन कम हुआ है क्योंकि फ्रीक्वेंट ग्लाइसेशंस थी, अनफेवरेबल मतलब कंडीशंस थी, जो कि एवोल्यूशन के लिए ठीक नहीं था। तो जब एवोल्यूशन कम हुआ है, तो उसकी वजह से स्पीसिएशन भी कम हुआ है, यानी कि स्पीसिएशन होता है नई स्पीशीज का बनना, तो स्पीसिएशन भी कम हुआ है। अब जब स्पीसिएशन कम हुआ है बेटा, तो यहां पर स्पीशीज का नंबर भी कम ही है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे, जो ट्रॉपिक्स है या जो ट्रॉपिकल एरियाज है मेरे बच्चों, ट्रॉपिकल एरियाज में फेवरेबल कंडीशंस रही है बेटा ऑल द टाइम, और वहां पर एवोल्यूशन ज्यादा हो चुका है। एवोल्यूशन ज्यादा होने का मतलब स्पीसिएशन ज्यादा, स्पीसिएशन ज्यादा होने का मतलब है मेरा बच्चा ज्यादा स्पीशीज यहां हमें देखने को मिलती है। तो एक रीजन क्लियर है। व्हाट इज द फर्स्ट रीजन, ट्रॉपिक्स आर एवोल्यूशनरी ओल्डर कंपेयर टू द पोल्स। यहां पर एवोल्यूशन ज्यादा हो चुका है, स्पीसिएशन ज्यादा हुआ है, स्पीशीज का नंबर ज्यादा है, तो ये चीज मेरा बच्चा इसको एक्सप्लेन कर रहा है। ये पहला चीज है। सेकंड में यहां पर आपको बताता चलो, सर क्या बताता चलेंगे आप, मैं बताता चलूं बेटे, ये जो ट्रॉपिक्स है यहां पर बेटा सीजनल वेरिएशंस बहुत कम है। ट्रॉपिक्स में अगर मैं ट्रॉपिक्स की बात कर रहा हूं यार, ट्रॉपिक्स में सीजनल वेरिएशन कम है। ट्रॉपिक्स में सीजनल वेरिएशन इज लेस। अब सीजन में वेरिएशन कम है, मतलब देखो यार, हम एक टेम्परेट एरिया में रहते भाई, यहां पर क्या होता बेटा, सीजनैलिटी बहुत है, यानी कि सीजन चेंज होते रहते हैं बेटे, है ना, जैसे स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। यहां जो सीजनल वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा है। और अगर यही हम कंपेयर करके चले कहां, ट्रॉपिक्स में, वहां सीजनल वेरिएशन कम है। जहां पर सीजनल वेरिएशन कम होता है बेटा मेरा, एक चीज का ख्याल रखना, वहां पर निश स्पेशलाइजेशन, वहां पर निश स्पेशलाइजेशन, वहां पर निश स्पेशलाइजेशन ज्यादा होता है बेटे। जहां यानी कि वहां ज्यादा निशेस बन जाते हैं। सर क्या ज्यादा निश्चित बनते हैं बेटे, मैं कहूंगा वहां जीने के अंदाज अलग अलग होते हैं बेटे। देयर आर मेनी वेज टू लिव, है ना बेटा। वहां निश स्पेशलाइजेशन ज्यादा है, और जहां निश स्पेशलाइजेशन ज्यादा होती है बेटा, वहां बायोडायवर्सिटी भी ज्यादा होती है। तो क्या कहा मैंने बेटे, ट्रॉपिक्स में सीजनल वेरिएशन कम है। सीजनल वेरिएशन कम होने से पहले बेटा क्या होता है, निश स्पेशलाइजेशन जो है बेटा वो ज्यादा है। निश स्पेशलाइजेशन ज्यादा है, यानी कि देयर आर मल्टीपल वेज टू लिव। मैं कहूंगा मेरा बच्चा वहां पर प्रिडिक्टेबिलिटी ज्यादा है, और प्रिडिक्टेबिलिटी जहां पर ज्यादा होती है रिसोर्सेज के, वहां पर ऑब्वियसली ज्यादा स्पीशीज रहने आ जाएगी, तो वहां बायोडायवर्सिटी ज्यादा हो जाती है। ये भी एक रीजन है। वही अगर हम पोलर रीजन्स की बात करेंगे या टेम्परेट रीजन्स की बात करेंगे, वहां सीजनल वेरिएशन बहुत ज्यादा है, और अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज भी ज्यादा है, और वहां कम स्पीशीज रहती है बेटा। इसलिए भी वहां मतलब ये दो रीजन हो गए। एक रीजन हो गया बेटा एवोल्यूशनरी, ट्रॉपिक्स आर ओल्डर। दूसरा मैंने बोला बेटा
ट्रॉपिक्स में सीजनैलिटी कम हो जाती है, होती है बेटा, यानी कि थ्रू आउट ईयर, थ्रू आउट अराउंड द क्लॉक वहां एक सिमिलर पैटर्न की कंडीशंस रहती है। तीसरा जो मेरा बच्चा इस चीज को एक्सप्लेन करता है वो ये है कि आपने पढ़ा होगा बेटा, जो अर्थ का टिल्ट होता है ना, यानी कि जो ट्रॉपिक्स है, ट्रॉपिक्स पर ज्यादा लाइट पड़ती है। अर्थ का टिल्ट इस तरीके से का है, आपको पता होगा बेटा, अर्थ का एक अपना टिल्ट होता है भाई, अपनी एक्सिस पर अर्थ का एक टिल्ट होता है। जो ये ट्रॉपिक्स होते हैं, जो ये क्या होते हैं बेटे, ट्रॉपिक्स होते हैं, ट्रॉपिक्स में ज्यादा लाइट पहुंचती है ना, मोर लाइट इज इंसिडेंट ऑन ट्रॉपिक्स। और जब ज्यादा लाइट होती है बेटा, जब ज्यादा लाइट होती है वहां, ज्यादा लाइट होने से क्या हो जाता है बेटा, प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा हो जाती है बेटे। तो यहां अगर इंसिडेंट लाइट ट्रॉपिक्स में, मैं कहूंगा ट्रॉपिक्स के ऊपर या ट्रॉपिक्स में लाइट ज्यादा पड़ती है, लाइट, इंसिडेंट लाइट इज मोर, और उसकी वजह से क्या है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। और जहां ज्यादा बनेगा, जहां पर जीपीपी ज्यादा होगा, एनपीपी ज्यादा होगा, ऑब्वियसली वहां पर स्पीशीज ज्यादा हो आ जाएंगी बेटा। तो ये 3 रीजंस है जो एक्सप्लेन करती है मेरा बच्चा इस चीज को। एक बार देखो इधर, जब आप अपनी एनसीईआरटी को खोलेंगे, एनसीईआरटी को खोलेंगे, वहां पर लिखा है पैटर्न्स ऑफ बायोडायवर्सिटी। और जब इन पैटर्न्स पर हम आ जाते हैं, यहां क्लियरली लिखा है द डायवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू द वर्ल्ड बट शोज रादर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम है। फॉर मेनी ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स देयर आर इंटरेस्टिंग पैटर्न्स इन डायवर्सिटी, द मोस्ट वेल नोन बीइंग द लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट इन डायवर्सिटी। इन जनरल फिर एनसीईआरटी लिख रही है, स्पीशीज डायवर्सिटी डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स विद वेरी फ्यू एक्सेप्शंस। ट्रॉपिक्स जो लैटिट्यूड में आते हैं वो है 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ। इस लैटिट्यूड में जो मतलब एरिया आते हैं वो ट्रॉपिकल एरिया है, मतलब 0 डिग्री क्या हो गया, इक्वेटर, 23.5 डिग्री मान लीजिए ये है नॉर्थ, या 23.5 डिग्री साउथ जो है बेटा, इनको ट्रॉपिक्स कहते हैं। ट्रॉपिक्स जो है बेटा हार्बर, इनमें होती है मोर स्पीशीज एंड टेम्परेट पोलर एरियाज। वेरी गुड। इसके अब कुछ एग्जाम्पल्स है, चंद एग्जाम्पल से आपको ये याद करना पड़ेगा बेटा। अगर हम कोलंबिया की बात करेंगे, अगर हम कोलंबिया की बात करेंगे बेटा, व्हेन वी टॉक अबाउट कोलंबिया, है ना, कोलंबिया एक ट्रॉपिकल रीजन है, मतलब ये इक्वेटर के नजदीक है। इट इज, कोलंबिया इज लोकेटेड नियर द इक्वेटर, है ना। अगर आप देखेंगे यहां पर हमें 1400 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स मिलती है। याद करो भाई मेरे आप, यानी कि कोलंबिया एक कंट्री है ना यार, कोलंबिया ये इसका मेजर, मतलब ये इक्वेटोरियल, ये इक्वेटर के नजदीक है, ट्रॉपिक्स में आता है बेटे कोलंबिया। अगर यहां पर हम नजर मारते हैं तो 1400 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स मिलती है। और अगर आप फिर एनसीईआरटी कह रही है बेटे क्या कह रही है एनसीईआरटी, कह रही है कि वाइल न्यूयॉर्क, है ना, न्यूयॉर्क, अगर आप न्यूयॉर्क में देखेंगे, सर ये जो न्यूयॉर्क है ये किस लैटिट्यूड पर आता है, ये आता है 41 डिग्री नॉर्थ। इसका मतलब ट्रॉपिक्स में नहीं आता यार, समझने की कोशिश करो, ट्रॉपिक्स 23.5 डिग्री तक ही आता है, लेकिन ये 41 डिग्री लैटिट्यूड पर प्रेजेंट है। और यहां पर आपको मिल रही है बेटा ओनली 105 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, SPECIES, हाँ, स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, है ना बेटा, याद कर लेना। देखो कोलंबिया जो कि ट्रॉपिकल कंट्री है, आप 23.5 डिग्री नॉर्थ में आता है, अब 41 डिग्री पर पहुंचे, कहां पर पहुंचे बेटे, 41 डिग्री पर, यानी कि टेम्परेट एरिया में पहुंचे आप। तो 1400 से स्पीशीज कितनी पहुंची, 105। इसी तरीके से एनसीईआरटी कह रही है, अगर आप ग्रीनलैंड में देखेंगे, कहां, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड क्या है 71 डिग्री नॉर्थ, यानी कि पोल्स के नजदीक है, कौन, ग्रीनलैंड। इट हैज ओनली 56 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। तो यहां पर क्लियर है, जितना लैटिट्यूड बढ़ता है, जितना हम इक्वेटर से दूर चले जाते हैं बेटा, उतनी
स्पीशीज का नंबर कम हो जाता है, इसको हम कहते हैं लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो यहां पर क्लियर है सर, इंडिया जो है भाई, इंडिया में आपको मिलेगी 1200 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। क्यों सर, इसमें तो बहुत ज्यादा है। कोलंबिया के बाद अगर आप देखेंगे इंडिया में बहुत सारी स्पीशीज है भाई, है ना, क्योंकि इंडिया का मोस्ट ऑफ द लैंड मास आता है, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया जो आता है बेटा, ये ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स के अंदर ही आता है, इसलिए यहां पर भी अच्छी खासी डाइवर्सिटी है, किनको लेकर, बर्ड्स को लेकर, है ना बेटा। तो ये हो गया मेरा बच्चा। ये a forest in tropical region like Ecuador has up to 10 times as many species of vascular plants as the forest of equal area in the temperate region like Midwest USA। देखो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप कहां देख रहे हैं बेटा, इक्वेडोर, ये ट्रॉपिकल एरिया में है, यहां पर 10 गुना ज्यादा स्पीशीज है वेस्क्यूलर प्लांट्स की एज कंपेयर टू फॉरेस्ट ऑफ इक्वल एरिया इन द टेम्परेट एरिया दैट इज मिडवेस्ट यूएसए। मतलब कहने का मतलब यह है भाई, अगर आप इक्वेडोर में, अगर आप इक्वेडोर देते बेटा, ये मान लो इक्वेडोर है, इक्वेडोर का कोई फॉरेस्ट ले लिया और ये मिड वेस्ट यूएसए का फॉरेस्ट ले लिया, यहां पर क्या लिख रही है एनसीईआरटी, लिख रही है कि 20 टाइम्स, इधर सॉरी 10 टाइम्स, अगर ये इक्वेडोर है, ये मिड वेस्ट यूएसए का फॉरेस्ट है, दोनों का मानकर चलिए हमने इक्वल एरिया ले लिया, यहां पर अगर एक्स है स्पीशीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स तो यहां होगी 10x। अगेन वही ग्रेडियंट एक्सप्लेन हो रहा है। चलिए भाई, द लार्जर ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका है द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ। सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी वहां पर है, कहां, ट्रॉपिकल अमेजोनियन फॉरेस्ट में। बस इतना लिख लीजिए बेटे आप, आपके लिए काफी है। तो ये पहले क्वेश्चन ये क्या था, डिस्कस लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी आपको एक्सप्लेन करना था, आपने कर लिया। बायोडाइवर्सिटी यूनिफॉर्म नहीं है, जब हम इक्वेटर से पोल्स की ओर आ जाते हैं बायोडाइवर्सिटी कम हो जाती है। क्यों हो जाती है, उसके 3 कारण हमने बोले, एक एवोल्यूशनरी, ट्रॉपिक्स आर ओल्डर, सेकंड मैंने बोला बेटा वहां पर सीजनैलिटी कम है, और तीसरा मैंने बोला प्रोडक्टिविटी ट्रॉपिक्स में ज्यादा है। तो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर अब कोई प्रैक्टिकल डेटा होना चाहिए आपको सपोर्ट करने के लिए, वो प्रैक्टिकल डेटा ये है मेरा बच्चा। जब आप लिख लेंगे ये क्वेश्चन भाई, यू वुड फैच फुल मार्क्स। तो डोंट वरी माय डियर स्टूडेंट्स, यहीं पर आपने पूरा क्वेश्चन निकल गया। डिस्कस स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। अब हमने ये डिस्कस करना है, ये स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप क्या होता भाई। पहले मैं लिखूंगा, इट वॉज गिवन बाय अलेक्जेंडर, इट वॉज गिवन बाय अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्डट। एक जर्मन नेचुरलिस्ट थे ये वॉज अ जर्मन नेचुरलिस्ट, नेचर के बारे में पढ़ रहा था भाई। ये साउथ अमेरिकन जंगल्स में मतलब डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ रहा था भाई अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्डट, और यही लेकर आए स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। अब ये स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप क्या है, इसका मानना है कि स्पीशीज रिचनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एक्सप्लोर्ड। मतलब एक बेटा बड़ा सा एरिया है, मान लीजिए एक बड़ा सा कोई एरिया है, इस बड़े से एरिया के अंदर आपने एक छोटा सा एरिया एक्सप्लोर किया, बड़े से एरिया के अंदर आपने एक छोटा सा एरिया एक्सप्लोर किया। मान लो मेरा बच्चा, अगर मैं कहूं इस एरिया में बर्ड्स की एग्जांपल लेते हैं, मान लो इस एरिया में आपको एक बर्ड स्पीशीज मिली कि नहीं, मतलब छोटा सा एरिया है, इसमें एक किस्म का बर्ड मिला हमें। लेकिन जब आप ज्यादा एरिया एक्सप्लोर करोगे, मतलब इतना बड़ा एरिया, मान लो यहां पर 3 बर्ड स्पीशीज मिली आपको, आप और ज्यादा एरिया एक्सप्लोर करो, मान लो आपको 7 बर्ड स्पीशीज मिलेंगी। मान लो आप एक और बड़ा एरिया एक्सप्लोर करो, मान लो आपको 10 मिलेंगी। मतलब जितना आप एरिया एक्सप्लोर करते जा रहे हैं उतनी नई नई स्पीशीज ऐड हो रही है, उतनी स्पीशीज रिचनेस बढ़ रही है, उतनी स्पीशीज का नंबर बढ़ रहा है भाई। छोटे से एरिया में देखा तो एक ही बर्ड स्पीशीज थी, अब थोड़ा सा बड़ा एरिया कर दिया 3 बर्ड स्पीशीज आ गई, और कर दिया 7 आ गई, और कर दिया 10 आ गई, और कर दिया जाओ और बढ़ती जाएंगी। तो स्पीशीज रिचनेस, अरे देखो यार, स्पीशीज रिचनेस होता है नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ स्पीशीज ऑफ
एनी टेक्सोनॉमिक ग्रुप, मतलब बर्ड्स की। अच्छा, अब कोई ये बच्चा नहीं सोचेगा क्या सर ये सिर्फ बर्ड्स के लिए ट्रू है? इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द टेक्सा। इट इज ट्रू फॉर angiosperms, it's true for gymnosperms, it is true for fishes, it's true for birds, it's true for all the taxa in all the what you called as areas। किसी भी एरिया में जाओ तो हमने क्या बोला, f is directly proportional to a but raised to power something, say a raised to power z। ये डायरेक्ट भी नहीं है भाई, अगर लीनियर होता 1-to-1 रिलेशनशिप वो भी नहीं है भाई, मतलब 1 मीटर बढ़ा दिया तो 1 मीटर एरिया बढ़ा दिया तो, या 1 मीटर स्क्वायर बढ़ा दिया तो एक स्पीशीज ऐड हो गई, और 1 मीटर स्क्वायर बढ़ा दिया तो एयर, फिर हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फिर हम पावर चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। तो रिलेशन बन गई F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a raised to power z। अब S प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करने के लिए एक कांस्टेंट लगाया जाता है तो बनेगा C a raised to power z। तो ये आपका इक्वेशन बन गया। यह है इक्वेशन फॉर स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। यह है इक्वेशन फॉर स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। क्या है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, जरा एक बार फिर बताओ। जितना आप एरिया ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करोगे उतनी स्पीशीज की नंबर या रिचनेस बढ़ जाएगी। मतलब छोटा सा एरिया आपने एक्सप्लोर किया तो कम स्पीशीज मिलेंगे एक टैक्सॉन की या एक टैक्सोनॉमिक ग्रुप की, और एरिया एक्सप्लोर कर दो नई नई स्पीशीज ऐड हो जाएगी, बट ओनली अप टू ए लिमिट, ओनली अप टू ए लिमिट। तो ये ऐसा नहीं कि आप बढ़ाते जाएंगे बड़ा हर बार स्पीशीज ऐड होगी, ये एक लिमिट तक ट्रू है। अब मेरा बच्चा अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि एक साइड पर हम लेते एरिया और दूसरी पर हम लेते हैं स्पीशीज रिचनेस, ये आ जाता है मेरा बच्चा एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये आ जाता है मेरा बच्चा क्या, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के फॉर्म में ऐसा ग्राफ आ जाता है, ठीक। लेकिन ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को थोड़ा हम डिपिक्ट करने में, या इसको मतलब बेटा मेरा थोड़ा इससे कंक्लूजन निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर हम इसी इक्वेशन को देखो यार, अगर आप इसका दिया भी होगा इधर, आप देख सकते बेटा इस तरीके का ये आ जाता है, इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर। हमने एक साइड पर एरिया को प्लॉट किया, दूसरी साइड पर स्पीशीज रिचनेस को किया। देखो यहां पर एनसीईआरटी की कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस आ रही है कि अलेक्जेंडर वॉन हेमोल्डेट ने दिया था, है ना, ठीक है। अच्छा ये है एंड फॉर वाइड वैरायटी ऑफ टेक्सा के लिए और लॉगरिथमिक स्केल। अच्छा आप देखिए बेटा मेरा मामला क्या है इधर, मामला यह है कि इक्वेशन है s इज इक्वल टू c a raised to power z। अगर आप इसको लॉगरिथमिक स्केल पर लेंगे, यानी कि log s यहां से लेंगे आप और यहां से भी लेंगे log c a raised to power z, तो लॉगरिथमिक स्केल पर जब आप आएंगे तो ये इक्वेशन बनेगी बेटा मेरा, ये जो इक्वेशन अगर आप देखेंगे किस स्केल पर, लॉगरिथमिक स्केल पर, आराम से देखो बेटा, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a। log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a, तो आपका आएगा log s इज इक्वल टू log z, है ना, log c प्लस z log a। ये आपका इक्वेशन है। ये वही इक्वेशन है यार जो आपने ये पढ़ी ना इक्वेशन, यही इक्वेशन है, मगर अब हमने ये लॉगरिथमिक स्केल पर ली, यानी कि दोनों साइड पर लॉग लगा दिया तो ये हमने लॉगरिथमिक स्केल पर दी। लेकिन सर इसका क्या फायदा होता है, क्योंकि अगर हम प्लॉट करते हैं बेटा मेरा लॉग ऑफ एरिया वर्सेस लॉग ऑफ स्पीशीज रिचनेस, तो ये एक मेरा बच्चा एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है ना, एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है। आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, पढ़ा है, अरे पढ़ा है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसको आप अगर कंपेयर करके ये भी लिख सकते हैं log s इज इक्वल टू z log a प्लस log c, ये भी तो आप लिख सकते हैं बेटा मेरा। जब हम तो इन इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो ये जो आती है बेटा ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ जाती है। तो यहां पर मेरा बच्चा ये जो है ये वाला ये चीज जो है भाई,
इसको हम कहते हैं इंटरसेप्ट। आराम से देखो बेटा मेरा, एक बार फिर देख लीजिए, आराम से देख लीजिए एक बार फिर आप बेटा, ये देखो इधर देख, ये जो लॉग स्केल पर हमने इसी इक्वेशन को ले लिया, यही ग्राफ को हमने लॉगरिथमिक स्केल पर प्लॉट किया, तो यहां पर आ गया लॉग स्केल पर आता है log c प्लस जेड log a। अब ये जो मेरा बच्चा देखो यार, ये जो c है ना बेटा, इसको आप इंटरसेप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इंटरसेप्ट। और ये जो z है ना, इसको रिग्रेशन कोफिशिएंट कहते हैं। इस z को हम क्या कहते हैं भाई? रिग्रेशन कोफिशिएंट। तो इसको हम कहते हैं भाई रिग्रेशन कोफिशिएंट, या इसको हम कहते हैं स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन इसको कहते हैं बेटे। मतलब ये जो z है ना, z इस इक्वेशन में क्या है? रिग्रेशन कोफिशिएंट और स्लोप ऑफ लाइन। और ये c जो है बेटा, ये इंटरसेप्ट है। क्या है मेरा बच्चा? ये इंटरसेप्ट है बेटा। और इस तरीके से मेरा बच्चा ये इक्वेशन जो देखो, आप बोलेंगे सर हमने इसको कन्वर्ट करने की क्या जरूरत थी? यहां पर कंपैरिजन बहुत आसान हो जाता है। मैं आपको बता दूं बेटे, अगर आपके पास दो एरियाज का ये दिया गया है, मतलब हमने स्पेशल एरिया रिलेशनशिप दो अलग अलग एरिया में पढ़ा, ठीक है? मान लीजिए एक में ऐसा आ गया और मान लीजिए दूसरे में ऐसा आ गया भाई। एक में ऐसा आ गया, मान लीजिए एक में ऐसा आ गया। स्ट्रेट लाइंस तो दोनों है, मगर स्लोप का चक्कर है, स्लोप में फर्क है। मतलब यहां स्टीप है ज्यादा, मतलब यहां जो स्लोप है, यहां थीटा जो है बेटा, ये बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू यहां मतलब यहां पर स्पीशीज एक ज्यादा लेवल पर ऐड हो रही है। मतलब जितना एरिया आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्पीशीज बढ़ रही है, यहां पर उतना बढ़ नहीं रहा। ठीक है ना बेटे? तो ये मेरा बच्चा आपको स्लोप ऑफ लाइन जो है बेटा, z वैल्यू जिसको आप कहते हैं बेटा, s इज इक्वल टू स्पीशीज रिचनेस, z इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन या रिग्रेशन कोएफिशिएंट, c इज इक्वल टू y इंटरसेप्ट। ये जो c आता है बेटा, ये y इंटरसेप्ट होता है बेटा। जैसे कि अगर हम इस वाली इक्वेशन में जाएंगे, अगर हम, ये तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, अगर ऐसे प्लॉट करेगा तो ये इंटरसेप्ट कहलाएगा। तो ये मेरा बच्चा आपको क्लियर हो गया। अब मामला क्या है? मामला यह है मेरा बच्चा, एनसीईआरटी के अंदर भी ये इंपॉर्टेंट मामला है। इकोलॉजिस्ट्स हैव डिस्कवर्ड दैट वैल्यू ऑफ z लाइज इन द रेंज ऑफ 0.1 टू 0.2। एनसीईआरटी ने देखा, मतलब एनसीईआरटी में लिखा है कि जब इकोलॉजिस्ट्स ने अलग अलग एरिया पर, अलग अलग जगहों पर ये स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप पढ़ा, जो z का एवरेज वैल्यू आ गया वो आ गया 0.1 टू 0.2। यानी कि देखो s इज इक्वल टू c a रेस्ट फॉर z 0.1 टू 0.2। देखो यार इसका क्या मामला है, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर ये z1 होता तो उसका मतलब था एक यूनिट एरिया बढ़ाने पर आपको एक नई स्पीशीज ऐड हो जाती है। ऐसा नहीं है, अरे बात को समझ रहे ना? ऐसा नहीं है, लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, बढ़ रहा है मगर स्लोप देखिए यार, स्लोप कितना है? 0.1 टू 0.2। मान लीजिए 10 स्क्वायर किलोमीटर चलने के बाद, या कोई भी यूनिट चूज कर लीजिए, या 20 स्क्वायर किलोमीटर चलने के बाद एक नई स्पीशीज ऐड हो जाती है। मतलब डायरेक्ट लीनियर 1 to 1 रिलेशनशिप नहीं है मेरा बच्चा। अच्छा, रिगार्डलेस ऑफ द टेक्सोनोमिक ग्रुप और द रीजन, देखो ये z का जो एवरेज वैल्यू है 0.12, ये हर एरिया में देखने को मिला जहां जहां स्पीशीज रिलेशनशिप पढ़ा गया, और जिस टैक्सा के लिए भी पढ़ा, चाहे बर्ड्स के लिए पढ़ा गया वही था, चाहे एंजियोस्पर्म्स के लिए पढ़ा गया यही था, रेप्टाइल्स के लिए पढ़ा गया यही था, है ना, एम्फीबियंस के लिए पढ़ा गया यही था। वेदर इट इज प्लांट्स इन ब्रिटेन, चाहे प्लांट्स की डायवर्सिटी कहां पढ़ रहे हो, ब्रिटेन में, या बर्ड्स इन कैलिफोर्निया और मोलस्कस इन न्यूयॉर्क स्टेट, द स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन आर अमेजिंगली सिमिलर। ये हर जगह पर एक जैसा आता है बेटे। मतलब ये z का वैल्यू जो है, चाहे हम डायवर्सिटी ऑफ क्या पढ़े भाई, अगर हम प्लांट्स की डायवर्सिटी ब्रिटेन में पढ़ते तब भी यही आया, अगर हम बर्ड्स की डायवर्सिटी कैलिफोर्निया में पढ़ते तब भी यही आता है, मोलस्कस की डायवर्सिटी न्यूयॉर्क में देखते तब भी यही आता है। लेकिन अब अगर आप स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप एक बड़े एरिया पे पढ़ते हैं, मतलब कॉन्टिनेंटल लेवल पर, देखिए भाई z वैल्यू लाई इन द रेंज ऑफ 0.6 टू
1.2। देखो यार, ये तो हायर वैल्यूज है, ये तो मेरा बच्चा हायर वैल्यूज है, मगर z के ये वैल्यूज कब आ जाते हैं, जब हमारा जो स्टडी करने का, ये हम स्टडी करें किसी भी टेक्सा की या किसी भी टेक्सोनॉमिक ग्रुप की स्टडी करें बहुत बड़े एरिया, लाइक कंटिनेंटल लेवल पर। फॉर एग्जांपल द फ्रूगिवर्स, fruit eating birds and mammals in the tropical forests of different continents, continental level पर स्टडी करोगे, the slope is found to be 1.15। what does this steeper slope means, वो तो आपको खुद समझ आएगा। जितना steeper slope होगा बेटा, उतना मतलब टर्नओवर ज्यादा है, उतनी स्पीशीज रिचनेस ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है। चलिए, मेजर थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और पूछा जाता है भाई मेरा। अब मेजर थ्रेट्स में 4 मेजर थ्रेट्स आती हैं बेटे। वन इज हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, एक आता है बेटा मेरा हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, इट्स ए ह्यूज थ्रेट टू द बायोडाइवर्सिटी, इससे बहुत लॉस हो रही है बायोडाइवर्सिटी भी। second is over exploitation, तीसरा है एलियन इन्वेजन, और चौथा है कोएक्सटिंक्शन। देखो बेटा, कई कारण है बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने के, लेकिन ये 4 जो है ये मेजर थ्रेट्स है जो अभी हमारी बायोडाइवर्सिटी फेस कर रही है, मतलब जिसकी वजह से हम स्पीशीज लॉस कर रहे हैं एट ए वेरी वेरी ह्यूज रेट। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन इन्वेजन एंड कोएक्सटिंक्शन, इन चारों को मिलाकर हम कहते हैं इविल क्वाड्रेंट, चंडाल चौकड़ी, इविल क्वाड्रेंट, यानी कि इविल का मतलब विच इज नॉट गुड, क्वाड्रेंट मतलब 4 मेजर रीजंस है जो बायोडाइवर्सिटी को लॉस की ओर ले जा रहे हैं अभी। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन इन्वेजन एंड कोएक्सटिंक्शन। अब मैं एनसीईआरटी से सिंपल आपको बेटा मेरा ये थोड़ी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दिलाऊंगा ताकि आप क्लियरली इस बात को समझ पाए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ड्राइविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स टू एक्सटिंक्शन, सबसे बड़ा कॉज ही। The most dramatic examples of habitat loss comes from tropical rainforests। देखो बेटा, tropical rainforests जो है once covering more than 14% of the earth's land surface। एक जमाना था जब ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, आपको पता है ये बहुत प्रोडक्टिव होते हैं, इनमें प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है बेटा, और प्रोडक्टिविटी जहां होती है ज्यादा, बायोडाइवर्सिटी वहां पर बहुत ज्यादा होती है। ये बहुत ही मतलब डाइवर्स इकोसिस्टम्स माने जाते हैं या बायोम्स माने जाते हैं, जो भी। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वंस कवरिंग 14% ऑफ अर्थ लैंड सरफेस, एक जमाना था जब ये जमीन का 14% एरिया कवर करते थे। दिस रेन फॉरेस्ट नाउ कवर नॉट मोर देन 6%, 14% से लेकर ये डिक्रीज हुआ है 6% तक। अब इसका मतलब हम 8% लॉस कर चुके हैं। दे आर बीइंग डिस्ट्रॉयड फास्ट, अपने मकासद के लिए हम इनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं भाई। बाय द टाइम यू फिनिश रीडिंग दिस चैप्टर, 1000 more hectares of rainforest would be lost। जब आप ये चैप्टर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन खत्म करेंगे तब तक हमने लॉस किया होगा 1000 more hectares of rainforest। The Amazon rainforests also they are called as lungs of the planet Earth, है ना, harboring millions of species। इसमें millions of species रहते बेटा, किसमें, है ना, Amazon forest में बेटा, are being cleared for cultivating soybeans, for conversion to grassland, for raising beef cattle। देखो भाई, हम millions of hectares of ये कट कर रहे हैं अमेज़न फॉरेस्ट, क्यों? ताकि हम वहां सोयाबीन, जंगल काट रहे हैं ताकि वहां सोयाबीन कल्टीवेट कर सके, क्योंकि सोयाबीन कल्टीवेट करने से जो बेटा मेरा हमारा जो कैटल रेज करते हैं हम, मतलब ना बीफ कैटल जो हम रेज करते बेटा, उनको खाना खिलाने के लिए हम सोयाबीन वहां कल्टीवेट करते हैं और जंगल काट देते हैं। बिसाइड्स टोटल लॉस द डिग्रेडेशन ऑफ मेनी हैबिटेट्स बाय पोल्यूशन also threaten to the survival of many species। pollution से कुछ habitat तबाह हो रहे हैं बेटा। When large habitats are broken into small fragments due to various human activities, mammals and birds requiring large territories and certain animals with migratory habits are badly affected, leading to the population decline। देखो भाई,
एक बड़ा सा हैबिटेट था, है ना। अब इसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए। एक जमाने में बहुत बड़ा हुआ करता था, अब छोटे छोटे टुकड़े हो गए भाई। अब छोटे छोटे टुकड़ों में ये डिवाइड हो गया, इसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। उससे क्या हो गया, उससे क्या हुआ मेरे बच्चों, उससे जो एनिमल्स, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको बड़ी टेरिटरीज चाहिए, जैसे टाइगर होता है ना, एलिफेंट होता है, लाइन होता है, जिनको बड़ी बड़ी टेरिटरीज चाहिए रहने के लिए, एक तो वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। दूसरा, अब बंटने से क्या हुआ, जो माइग्रेशन का रूट था वो खत्म हो गया, स्पीशीज प्रॉपरली माइग्रेट नहीं कर पा रही है और वो एक्सटिंक्ट हो रही है। तो यहां पर मेजर नंबर वन रीजन जिसकी वजह से फेस हो रहा है बेटा, जिसकी वजह से बायोडायवर्सिटी डिक्लाइन हो रही है, वो है मेरा बच्चा क्या, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट, ओवर एक्सप्लॉइटेशन बेटा। व्हेन नीड टर्न्स टू ग्रीड, व्हेन नीड टर्न्स टू ग्रीड, जब जरूरत लालच में बदलती है ना बेटा, तब हम रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करना ठीक बात है, क्योंकि हम रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट है, इनको एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे अपने लिए तो क्या करेंगे। मगर जब हम इनको ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं बेटे, ह्यूमन एक्टिविटीज हैव डिपेंडेंट, humans have always been dependent in nature for food and shelter, but now need turns to greed, it leads to over exploitation of natural resources. Many species extinctions in the last 500 years, जो पिछली 500 सालों में एक्सटिंक्शन हुई है बेटा, सिटिलर, सी काउ, पैसेंजर्स पिजन, वर ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन फॉर ह्यूमंस। इनको ह्यूमन ने ओवर एक्सप्लॉइट कर दिया बेटा अपने रीजंस की वजह से। प्रेजेंटली मेनी मैरीन फिशेस पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड आर ओवर हार्वेस्टेड, फिशेस को ओवर हार्वेस्ट कर रहे बेटा, एंडेंजरिंग द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट स्पीशीज। इसकी वजह से बेटा हम क्या होता है बेटे, जो इनका भी लाहक खतरा है कि ये आगे फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो जाए। एलियन स्पीशीज इन्वेजन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन क्या होता है बेटा, मान लीजिए ये एक मुल्क है, से इंडिया है, ये इंडिया से कोई बाहर की स्पीशीज आ गई, बाहर से कोई किसी दूसरे प्लेनेट से नहीं, अर्थ से ही आई बेटा, लेकिन किसी दूसरे मुल्क से, वो स्पीशीज कहलाएगी एलियन स्पीशीज। अरे यार ये कोई मिल गया वाला एलियन नहीं है, एलियन स्पीशीज आ गई। अब जब एलियन स्पीशीज अंदर आ गई, मतलब मान लीजिए इंडिया में आ गई, इट बिकम्स इन्वेसिव, मतलब ये ओवरग्रो करती है, यहां पर ये बहुत ज्यादा रेट पर ग्रो करती है, जिसकी वजह से ये एक जो मतलब हमारे कंट्री के इकोसिस्टम्स है उनमें ये ओवरग्रो करती है, जिसकी वजह से ये इंडिजिनस स्पीशीज जो कि लोकल्स है उनको उनका स्पेस चोक करती है, इनको खत्म करती है, आहिस्ता आहिस्ता उनका डिक्लाइन हो जाता है ना, और वो लॉस हो, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। ये भी एक बड़ा थ्रेट है किसको, बायोडायवर्सिटी को। When alien species are introduced unintentionally or deliberately for whatever purpose, some of them turn invasive and cause decline or extinction of indigenous species. इसी को कहते हैं alien invasive species। जब बाहर से कोई स्पीशीज आ गई है ना, जैसे पार्थिनियम was imported, मतलब it was introduced in India with imported wheat के साथ आए थे इसके सीड्स वगैरह। इसी तरीके से जब बाहर की कोई स्पीशीज यहां अपनी किसी और मुल्क में चली, नॉन इंडिजिनस जगह पर जाएगी भाई, नॉन नेटिव प्लेस पर जाएगी, वो वहां इन्वेसिव बन जाती है, क्योंकि वहां उसके प्रेडेटर्स नहीं होते बेटा, है ना, वहां उसको कोई कंट्रोल करने के लिए नहीं होता बेटा, है ना, तो वहां वो ओवर ग्रो करती है और इंडिजिनस स्पीशीज को एक्सटिंक्ट करना मतलब कराती है बेटे। इसके एग्जांपल है द नाइल पर्च इंट्रोड्यूस्ड इन लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका लेड इवेंचुअली टू द एक्सटिंक्शन ऑफ इकोलॉजिकली यूनिक असेंबलेज ऑफ मोर देन 200 स्पीशीज ऑफ चिचलेट फिशेस इन द लेक। कौन सी फिश, नाइल पर्च इंट्रोड्यूस की गई लेक विक्टोरिया में, जो कि ईस्ट अफ्रीका में है। इसका इंट्रोडक्शन वहां किया गया और वहां देखा गया 200 species of local fishes got extinct. Likewise, you must be familiar with the environmental damage caused and threat posed to our native species by species like carrot grouse. देखो मैं अभी पार्थिनियम की बात कर रहा था, हाईली एलर्जी पोलन ग्रेन होता है इसका बेटा, लैंटाना, वाटर हायासिंथ, इकॉर्निया जिसको आप कहते हैं बेटे, ये हमारी यहाँ कुछ एलियन स्पीशीज आई है और इन्होंने इंडियन फ्लोरा को बड़ा नुकसान किया है बेटा। द रीसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश क्लैरिस गैरिपाइंस, ये कौन सी है बेटा, अफ्रीकन कैटफिश फॉर एक्वाकल्चर पर्पस इज पोजिंग थ्रेट टू द इंडिजिनस। ये एक्वाकल्चर के लिए यहां इंट्रोड्यूस की गई है बेटा, कौन, क्लैरिस गैरिपाइंस, अफ्रीकन कैटफिश। तो यहां की फिश को खतरा लाक है बेटे। तो ये एक और चीज हो गया।
को एक्सटिंक्शन, लास्ट है को एक्सटिंक्शन। व्हेन स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट द प्लांट एंड एनिमल, बेटा इसके लिए मैंने आपको एक क्लासिकल एग्जांपल पढ़ाया था, यूका एंड यूका मॉथ, या मैंने आपको पढ़ाया था फिग एंड वास्प, या मैंने पढ़ाया था आपको एमोरफोफैलस और इसका पॉलिनेटर, है ना। ये आपस में म्यूचुअलिज्म दिखाती है। क्या दिखाती है बेटा? म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। यानी कि अगर यूका मॉथ का एक्सटिंक्शन हो गया, उस दिन यूका भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। एक के चले जाने से दो चले गए, या जो भी इन पर डिपेंडेंट होगी, या वास्प चला गया तो फिग चला जाएगा, या ये चला गया तो ये चला जाएगा। को एक्सटिंक्शन इसी को कहते हैं। When species becomes extinct, the plant and animal species associated with it in an obligatory way, जो mutualistically इनके साथ associated होती है, become extinct. When a host fish species becomes extinct, its unique assemblage of parasites also meet the same fate. मान लीजिए एक फिश है हमारे पास, ये मान के चलो एक्सटिंक्ट हो गई, जो इस पर पैरासाइट्स थे, जो इस पर मतलब डिपेंडेंट थे, वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। अनदर केसेस प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिस्ट्स, इनका भी यही केस है बेटा। तो ये भी मेरा बच्चा आपके साथ हो गया। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी बेटा, अब देखिए यार, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में क्या है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना एक प्रायोरिटी में होना चाहिए हमारा। अब बायोडाइवर्सिटी को डिफरेंट रीजंस के लिए कंजर्व करना जरूरी है। वन इज नैरोली यूटिलिटेरियन रीजन, मतलब एक यह है कि मतलब कई रीजंस है। एक बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का यह रीजन है कि इकोनॉमिकली बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ प्लांट से हमें मेडिसिन मिलते हैं, कुछ प्लांट से हमें फूड मिलता है, कुछ से पल्सेस मिलते हैं, कुछ से ग्रेन्स मिलते हैं, कुछ से फ्रूट मिलते हैं, कुछ से ऑयल्स मिलते हैं, कुछ से टिम्बर मिलता है, कुछ से कोई और चीज मिलता है, गम्स मिलते हैं, रेजिन्स मिलते हैं, वैक्सीज मिलते हैं बेटा। एक रीजन ये हो गया बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने का कि हमारा इमीडिएट बेनिफिट जो है वो बना रहे, एक रीजन है इसको। लेकिन कहते हैं नैरोली यूटिलिटेरियन रीजन, जैसे हमें फायरवुड, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल मिलता है प्लांट से। तो एक तो ये हो गया बेटा कि हम बायोडाइवर्सिटी क्यों कंजर्व करें, एक है कैसा करें, क्यों करें। दूसरा है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन रीजन। इसमें क्या है बेटा मेरा, ये जो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन रीजन है, देखो भाई मेरे, जो भी हम यहां रहते हैं प्लैनेट अर्थ पे, हमारे लिए ऑक्सीजन बहुत नेसेसरी है। ये ऑक्सीजन कहां से आता है बेटे? प्लांट सी तो आता है। जब प्लांट सी आप खत्म कर दोगे तो ये ऑक्सीजन आना बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा, या ये भी एक रीजन है। दूसरा रीजन ये है मेरा बच्चा कि जो इंपॉर्टेंट चीज है बेटा मेरा वो ये है, कई प्लांट्स मान लीजिए एक्सटिंक्शन ऑफ इंसेक्ट्स हो गया, पॉलिनेशन कम हो जाएगा, पॉलिनेशन कम हो जाएगा तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी तो ये। और दूसरा एक एथिकल कंसर्न है कि हम इनको क्यों कंजर्व करें। देखो बेटे, जिस तरीके से अर्थ हमारी है, हम रहते हैं इस पर, उस तरीके से बाकियों का अधिकार है अर्थ पर रहने का। दे शेयर दिस प्लैनेट विद अस इक्वली, ये उनका भी इतना प्लैनेट है। आप किसी को क्यों करेंगे बेटा आप, मतलब व्हाई डू वी ड्राइव एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज, व्हाई वुड वी ड्राइव स्पीशीज टू द एक्सटिंक्शन? ये तो प्लैनेट उनका भी है। तो ये इथिकल रीजन, मतलब एक है भाई, देखो एक है हमें मिलती है इकोसिस्टम सर्विसेज जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। देखो एक यार तीन चीजों के लिए हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं यार, ध्यान नहीं रखते आप लोग, बहुत बुरी बात है। एक है नैरोली यूटिलिटेरियन रीजन, आपको डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स इससे आते हैं तो आप इसलिए कंजर्व करेंगे। दूसरा है आपको इकोसिस्टम सर्विसेज मिल रही है, मतलब आपको पॉलिनेटर्स है, अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गया, इंसेक्ट खत्म हो गए तो पॉलिनेशन नहीं हो जाएगी, बर्ड्स खत्म हो गए तो पॉलिनेशन नहीं हो जाएगी, ऑक्सीजन मिलता है हमें, बाकी चीजें मिलती है। तो ब्रॉड रीजन हो गए ये हमारे इमीडिएट इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है, ये इकोसिस्टम सर्विसेज है जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तीसरा है इथिकल रीजन, क्योंकि इनका भी प्लैनेट है। इन तीन रीजन के लिए हम इसको कंजर्व करना चाहते हैं बेटा, ठीक है। ये तीनों रीजन हो गए। अब हाउ टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, दैट्स अ मोर, देखो बायोडाइवर्सिटी को दो तरीकों से कंजर्व किया जा सकता है, इन सीटू कंजर्वेशन एंड आई कैन से एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू होता है बेटा जब आप एक स्पीशीज को कंजर्व करते हैं बेटा ऑन साइट, उसकी नेचुरल हैबिटेट में, उसके एक्चुअल हैबिटेट में ही उसको आप यानी कि ऑन साइट कंजर्वेशन।
ऑन साइट कंजर्वेशन अगर आप करते हैं, यानी कि जहां स्पीशीज ग्रो कर रही है अपने ही हैबिटेट में, उसको बेटा कंजर्व करो, तो ये इन सीटू कंजर्वेशन कहता है, विद इन द नेचुरल हैबिटेट। एक्स सीटू होता है ऑफ साइट कंजर्वेशन। ऑफ साइट में यार देखो, जब हैबिटेट इतने हद तक डिग्रेड हुआ हो, अब वहां बचाने का तो पॉसिबिलिटी नहीं है, उनको वहां से हटा लो, है ना, अपने नेचुरल हैबिटेट से इनको अलग कर लो, कहीं और सेफ प्लेस पर इनको कंजर्व करो, इसको कहते हैं एक्स सीटू, ऑफ साइट कंजर्वेशन। हर वेन देयर आर मतलब ऑफ साइट क्या होता है, ऑन साइट क्या होता है, इन सीटू क्या होता है, एक्स सीटू क्या होता है। इन सीटू में हमारे पास होता है बेटा, इन सीटू के अंदर यार एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है बेटा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। पहले मैं इससे पहले देखो भाई, इन सीटू मोड में हमारे पास क्या क्या आ जाता है, इन सीटू मोड ऑफ कंजर्वेशन में हमारे पास क्या क्या आ जाता है बेटा, वो आता है आपके पास नेशनल पार्क्स, है ना, आपके पास आते हैं क्या बोलते इसको, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इनमें कंजर्व करो। आपके पास आ जाता है मेरा बच्चा बायोस्फीयर रिजर्व्स, आपके पास आ जाते हैं बेटे बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, ऑल दैट, है ना, ये इन सीटू मेथड्स हो गए, ठीक है। मतलब जहां पर आप स्पीशीज को कंजर्व करते हैं विद इन देयर नेचुरल हैबिटेट, ठीक है ना बेटा। अब अगर मैं एक्स सीटू की बात करता हूं, उसमें आ जाते हैं आपके बॉटेनिकल गार्डन्स, आर्बोरेटास, बॉटेनिकल गार्डन्स आते हैं आपके, है ना, आपके उसमें आ जाते हैं बेटा सीड बैंक्स, आपका आता है उसमें टिश्यू कल्चर, आपका आ जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन एंड ऑल दैट। ये इन सीटू और एक्स सीटू पे मतलब मेथड्स पे ध्यान रखना। इन सीटू में नेशनल पार्क्स आएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आएगा, बायोस्फीयर रिजर्व्स आएगा, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आएंगे, आप बॉटेनिकल गार्डन्स आएंगे, सीड बैंक्स आएंगे, टिश्यू कल्चर आएगा। किसमें आएगा बेटा ये आएगा मेरा बच्चा, शाबाश, ठीक है ना, ये आएगा ऑफ साइड। तो अगर हम एक बार यहां देख लेते हैं, पहले जो एनसीईआरटी में है भाई मेरा, वो है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। इसके बारे में थोड़ा बताता चलूं। जो ये बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स होते बेटा, हेलो, जो ये बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स होते हैं, इनका कॉन्सेप्ट दिया था मेयर साहब ने। देखो मेरा बच्चा, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ये वो रीजन है, ये वो रीजन है बेटा जहां पर स्पीशीज डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, मतलब स्पीशीज रिचनेस बहुत ज्यादा है। हॉटस्पॉट्स यहां पर डिग्री ऑफ एंडेमिज्म या एंडेमिज्म हाई है। और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन या थ्रेट भी बहुत है, थ्रेट भी बहुत है। देखो मेरा बच्चा, मैं कहूंगा on a global basis the problem has been addressed by eminent conservationists. They identified for maximum production certain biodiversity hotspots, regions with very high level of species richness and high degree of endemism. Endemism होता है जो species सिर्फ यहीं पर मिल रही है, that species confined to that region and not found anywhere else. Initially 25 biodiversity hotspots were identified, but subsequently 9 more have been added, bringing the list to the bringing the total number of biodiversity hotspots in the world to 34. देखो यार, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या है, ये कुछ एरियाज हैं जो कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट से उन्होंने डिमार्केट किया है या उन्होंने बोला है यार कि अब देखो यार, बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करना ये कोई आसान बात है नहीं। इनने प्रायोरिटी बेसिस पर कुछ ऐसे एरियाज को चूज किया जहां पर स्पीशीज रिचनेस बहुत ज्यादा है, एंडेमिज्म बहुत ज्यादा है और थ्रेट भी वहां पर बहुत ज्यादा है।
उन्हें बोला पहले प्रायोरिटी बेस पर उन एरियाज को कंजर्व करो, उनको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। उनसे क्या होगा, आप कम एरिया को कंजर्व करेंगे और आपकी बहुत सारी स्पीशीज बच जाएंगी क्योंकि वो स्पीशीज रिच होते हैं बेटे। और इनिशियली नंबर इनका था 25, लेकिन अब 9 ऐड हुए वर्ल्ड वाइड, ग्लोबली 34 है भी। तो these hotspots are also the regions of accelerated habitat loss। इनमें थ्रेट बहुत होती है क्योंकि इनमें हैबिटेट लॉस भी बहुत होता है बेटे। 3 ऑफ these hotspots, इनमें से इन 34 में से 3 हॉटस्पॉट जो है बेटा, वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय cover our country exceptionally high biodiversity regions, although all the biodiversity hotspots put together cover less than 2% of the earth's land area and number of species collectively they harbor is। देखो बेटा मैं अभी एक बात बोलूंगा, अब पूरे ग्लोबली कितने हॉटस्पॉट्स है बेटा, 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है। उनमें से इंडिया में 3 है, एक है वेस्टर्न घाट श्रीलंका वाला रीजन, इंडो बर्मा रीजन और हिमालय। अब अगर देखेंगे अर्थ पर ये जो 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, दे कवर लेस देन 2% ऑफ अर्थ लैंड एरिया। ये लैंड एरिया का लेस देन 2% ऑक्यूपाई करते हैं बेटा, लेकिन अगर आप इन्हीं को बेटा मेरा कंजर्व करेंगे तो आप ऑनगोइंग मॉस एक्सटिंक्शन जो है उसको 30% तक रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये वर्ल्ड का कितना केवल है ना, लेस देन 2% कवर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इन्हीं को कंजर्व करेंगे आप जो है बेटा ये रिड्यूस करेंगे रेट ऑफ एक्सटिंक्शन बाय 30%। इट्स नॉट ए जोक। इन इंडिया इकोलॉजिकली यूनिक। अच्छा, अब इंडिया में अभी हमारे पास क्या है बेटा, इंडिया में हमारे पास इंडिया हैज 14 बायोस्फीयर रिजर्व, 90 नेशनल पार्क्स, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। आज तो ज्यादा ही होंगे बेटा। इंडिया हैज आल्सो हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशन दैट एम्फसाइज प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। अच्छा, ये एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, सैक्रेड ग्रूव्स, ये पूछा जाता है, इन पर ध्यान लगा देना बेटा, सैक्रेड ग्रूव्स। देखो यार, इंडिया में कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत है, अलग अलग कल्चर्स है ना बेटा मेरा, तो अलग अलग रिलीजन्स है, अलग अलग कल्चर्स है बेटे। कुछ कल्चर्स में क्या है बेटे, कुछ ट्रेडिशंस में क्या है, वो कुछ स्पीशीज को बड़ा सैक्रेड मुकद्दस मानते हैं और या कुछ एरियाज को बड़ा सैक्रेड मानती है, तो उनको कंजर्व करती है, तो उनको हम सैक्रेड ग्रूव्स कहते हैं बेटा। मैं इन मेनी कल्चर्स से ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट्स were set aside and all the trees and wildlife within were venerated and given total protection। इंडिया में कुछ कल्चर्स है जो किसी लैंड, किसी फॉरेस्ट को चूज किया, ये बोला ये हमारे लिए सैक्रेड है, इसके अंदर जितनी भी प्लांट है, एनिमल है, उनको प्रोटेक्शन दे दो, नो डिफॉरेस्टेशन दियर, वहां पेड़ ना काटो, वहां कोई ह्यूमन एक्टिविटी ना करो, इसको बेटा बचाओ, तो ये सैक्रेड ग्रुप बन गया। और उससे क्या हो गया, जितनी भी स्पीशीज उधर थी वो बच गई एक्सटिंक्शन से। सच सैक्रेड ग्रुव्स आर फाउंड इन खासी एंड जयंती हिल्स इन मेघालय। अगर आप मेघालय जाएंगे वहां पर कुछ हिल्स है, खासी एंड जयंती हिल्स इन मेघालय, जिनको सैक्रेड ग्रुव्स मानते हैं। अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान में अरावली हिल्स को सैक्रेड ग्रुव्स मानकर चलते हैं। वेस्टर्न घाट रीजन्स ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र and Sargoja, Chandra and Bastar areas of Madhya Pradesh forest tracts है। In Meghalaya, sacred groves are last refuge for large number of rare and threatened plant species। तो यहां कहने का मतलब है बेटे, ये जो भी है वो ये नाम लिखने पड़ेंगे यार उधर, ये याद रखो यार कौन कौन आते हैं इनमें। इनमें सैक्रेड ग्रूव्स में आते हैं अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, ये याद रखो। इनमें आते हैं खासी एंड जयंती हिल्स है ना इन मेघालय। इसमें आता है सरगोजा, चंदा एंड बस्तार एरियाज ऑफ एमपी है ना, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, इससे भी बायोडाइवर्सिटी कंजर्व होती है बेटे। अब XC2 में क्या आ जाता है भाई, XC2 में हमारे पास है ज़ूलॉजिकल पार्क्स, बॉटनिकल गार्डन्स, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स। These are many animals that have become extinct in the world but continue to be maintained in zoological parks। देखो चिड़ियाघर जब आप जाते बेटे, बहुत सारी स्पीशीज एनिमल्स की ऐसी है जो नेचर में तो एक्सटिंक्ट है बट zoological parks में अभी भी उनको प्रिजर्व किया गया। इन recent years XC2 conservation has advanced beyond keeping threatened species in enclosures। Now gametes of threatened species can be preserved in viable and fertile condition for long periods। आजकल तो अब आपको जर्म प्लाज्म कंजर्व करने के लिए आपको बहुत सारी अलग अलग मेथड्स है, क्रायो प्रिजर्वेशन,
जहां पर आप गेमिट्स को प्रिजर्व करेंगे एट एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर ऑफ -196 डिग्री सेल्सियस। एग्स कैन मतलब जाइगोट्स को आप फर्टिलाइज कर सकते हैं बेटे, सॉरी आप प्रिजर्व कर सकते हैं। आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपने पढ़ा होगा बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, टिश्यू कल्चर टेक्निक, सीड बैंक्स है, जीन बैंक्स है बेटा। आज तो हमारे पास बहुत कुछ है ऑफसाइट कंजर्वेशन में। ये सिर्फ नहीं है कि बॉटेनिकल गार्डन एंड जोलॉजिकल पार्क तक अब ये महदूद नहीं रह चुका है, इसमें सीड बैंक्स आ चुके हैं, जीन बैंक्स आ चुके हैं बेटे मेरे, आप टिश्यू कल्चर आ चुका है जहां पर हम स्पीशीज का जर्म प्लाज्म या स्पीशीज को कंजर्व कर सकते हैं मेरे बच्चा, और बचा सकते हैं बेटा, है ना। तो ये कुछ ज्यादा आपके लिए है नहीं भाई। तो दिस इज थैंक यू अबाउट द बायोडाइवर्सिटी, इट वाज ऑल अबाउट बायोडाइवर्सिटी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपने मेरा बच्चा इसके साथ आज हमने क्लियर किया, कंप्लीट किया बेटा 12th का जो हमारा पीबीएस था, प्रवास बोर्ड सीरीज। हमने अपनी तरफ से एक कोशिश की बेटे, तो ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस होते हैं बेटा, यहाँ तो हम ज्यादा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बट स्टिल यू आर अवर वेरी वेरी डेयरेस्ट स्टूडेंट्स। आप तो हमारे पास ऑफलाइन भी पढ़ चुके हैं, तो ऑफलाइन में हम ये चीजें बहुत डिटेल में ले जाते हैं बेटे, ट्रेन करते हैं हम आपको प्रॉपरली। लेकिन तब भी बेटा आपकी इन टाइम हेल्प हो जाए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए थोड़ा प्रिपेयर हो जाए बेटा, उसके लिए हमारी तरफ से ये एक इनिशिएटिव था। तो आई होप आपको ये हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगा होगा बेटा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।